गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है कि मैं आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। और कई राज्य के बच्चे पूछते हैं सर ये हमारे में आएगा। बच्चों ये कई बार मैं बता चुका हूँ कि सेम कोर्स है पूरे देश भर का और सेम पैटर्न है, ठीक है। तो आप तैयारी जारी रखिए। और ये बच्चों मेरा जो ये जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ विनोद सर की बुक है राघव प्रकाशन की। और ये बच्चों बताना चाहूँगा ये मेरा 5th वीडियो है इतिहास का। ये आप जान लीजिए बच्चों, अगर मैं डायरेक्ट आपको MCQ कराता हूँ, उसके प्रश्नों को कराता हूँ तो आप उसको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इतिहास भी बच्चों देखिए जहाँ रटना है वहाँ रटना है, लेकिन ये भी समझने की चीज़ है। अगर आप समझ के चलेंगे तो ये आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा, उसको कर लेंगे। अब मगध साम्राज्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते ही आते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम चीज़ों को समझते हुए जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी मैं बीच बीच में बता दूंगा। आपकी इससे प्रश्न आ रहे हैं आप उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चीज़ों को समझते चलिए, समझने से आपका क्या होगा, बड़ा फायदा होगा कि ये आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। बस आपको एक बार कॉपी खोल के रिवाइज करना होगा, जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें। और MCQ उसी से कंफर्म आएंगे बच्चों। अभी जब आप MCQ कराऊंगा तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सर ने सही बातें कही थी, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको पता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराता, जल्दी वीडियोस को कंप्लीट करता हूँ, मेरी स्पीड भी ज़्यादा रहती है। अगर स्पीड किसी बच्चे को ज़्यादा लगे तो वो स्पीड यूट्यूब में सेटिंग होती है तो स्पीड कम कर लेगा। कोई ज़्यादा तेज़ सुनना चाहता है तो उसको भी जल्दी वाला सुन सकता है बच्चों, दोनों सेटिंग होती है। तो आज हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग गुप्त वंश से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझते चलेगा, इससे प्रश्न आते ही आते हैं बच्चों, हर एक साल आते हैं। साम्राज्य, जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ। ये देखिए 3 राज कौन कौन से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, ये कई बार आया है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिएगा कि नंद वंश का आखिरी शासक कौन था, तो धनानंद था, ठीक है। जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था। ये दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये हमें कई बार आया है कि जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था उस समय भारत में किस वंश का शासन था, तो किसका था, नंद वंश का था, ठीक है। ये क्लियर कट ये 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सिकंदर का आक्रमण, ये काफी बार ये भी पूछा गया है। यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था, वहां का राजा सिकंदर तो कहाँ का था, मैसिडोनिया का राजा था। अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसिक साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। सिकंदर ने भारत में 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। ये तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लिए। 326 ईसा पूर्व में आता है सवाल कि सिकंदर ने भारत में आक्रमण कब किया, तो ये डेट आप याद रखेंगे बच्चों। सिकंदर के भारत आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है कि कब आक्रमण किया, इससे हमें आगे पीछे के राजाओं का ज्ञान होता है बच्चों। अब आइए इंपॉर्टेंट आ गया मौर्य साम्राज्य, वो भी इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स जो मैंने बताया। मौर्य वंश, बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धनानंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य, चाणक्य जिनको कहा जाता है, ने बालक चंद्रगुप्त को राज किलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी, ठीक है। तब ये देखिए किसका दिमाग लगा था, ये आचार्य कौटिल्य का या चाणक्य का लगा था, ठीक है। और किसने अपमानित किया था, नंद वंश के शासक धनानंद ने अपना अपमानित किया था। अब देखिए चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी डेट बच्चों। ये 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। और किसको हराया था चंद्रगुप्त ने, धनानंद को हराया था, ठीक है। किसका शासन था सिकंदर के समय, धनानंद का था, ठीक है। तो कई चीजें रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा। यूनानी सेनापति सेल्यूकस 305 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त किया। अब देखिए अब आप सोच रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 322 भाई तिथि आगे बढ़नी चाहिए था ना, 23-24 होने, तो उल्टा हो रहा है, 305 आ गया। तो बच्चों याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस तरह की तो BC है पहले, बिफोर क्राइस्ट, फिर ठीक है, फिर आफ्टर डेथ है, ठीक है। ये BC की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होगी, तिथि जो है डेट घटते घटते 0 पाएगी, फिर AD यहाँ से फिर स्टार्ट होगा। तो ये क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले का इतिहास और ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का इतिहास, इसमें ये इतिहास बटा हुआ है बच्चों। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। 305 मतलब ये तिथि बढ़ रही है, उस हिसाब से ये जान के चलिएगा। कई बार बच्चे, एक बार प्रश्न आया भी था, मैं दिखाऊंगा, मैंने बताया भी हुआ है, उससे कई बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे कि अशोक का शासन किस ईसा पूर्व में था,
ठीक है, तो ये चीज़ों को मैं बताऊंगा। अब आइए देखिए मौर्य वंश का पढ़े, मौर्य प्रशासन का, इससे भी सवाल आते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 5th पॉइंट, ये 6th पॉइंट। इसमें क्या आता है, मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी, या मौर्य शासन प्रशासन की हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, कौटिल्य जो चाणक्य थे उनकी किताब का क्या नाम था, अर्थशास्त्र था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी। कितने स्तरों की थी, 3, प्रांत, जनपद और नगर। देखिए अब अशोक महान, इनका आपको पढ़ना ही पड़ेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे इससे ली गई हैं राष्ट्रीय चिन्ह में। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था, अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और तय किया कि वह कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। तो आता है सवाल कि किस युद्ध के बाद अशोक ने यह तय किया कि वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग कौन सा एरिया बच्चों, ये ओडिशा आप कहते हैं इस समय, ओडिशा वाला एरिया है बच्चों। ठीक है, अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महापात्र कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए आपको यह भी जानना चाहिए, क्या हमें जानना है, अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य को पर शासन किया, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने तथा उसके जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पॉइंट, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ये आता है सवाल कि किसे भेजा, महेंद्र को भेजा और बेटी संघमित्रा को भेजा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगति सभा भी कहते हैं। अब ये देखिए कई बार सवाल आया है, तीसरी बौद्ध संगति किसने कराई, तो अशोक ने कराई, याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ कराई, तो पाटलिपुत्र में कराई। पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध साम्राज्य की। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों एवं बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई थी। किसने सांची स्तूप करवाई थी, अशोक ने करवाई थी। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया, इसको कई बार सवाल आते हैं बच्चों, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किसने किसने कराई, अजात शत्रु के समय, काल अशोक के समय, अशोक के समय और कनिष्क के समय। कनिष्क कहाँ कराया जाता है, जम्मू कश्मीर का बच्चों, जो वर्तमान जम्मू कश्मीर है वहाँ का था कनिष्क। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कराई थी कनिष्क ने, अशोक के बाद। ठीक है, पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है, उसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, सारनाथ कहाँ है, मेरे वाराणसी जनपद में है, उत्तर प्रदेश के। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ। अब ये देखिए जो चिन्ह है, ये शेर वाला चिन्ह है। आप तो पैसों पे भी तो पाते हैं, जो नोट है हमारे, उस पर भी तो हर एक जगह रहता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य का पतन। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो अंतिम शासक कई बार आता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, किसने अंत किया, पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसने पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग वंश की स्थापना की थी इसके उपरांत। ठीक है, अब इसको समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने जा रहा हूँ बच्चों। ये भी मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। मौर्यों के बाद लगभग 200 ईस्वी पूर्व से जो काल आरंभ होता है, पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कर्ण और सातवाहन। कई बार आता है कि इसमें से कौन ब्राह्मण शासक नहीं थे, वंश नहीं थे, तो 3 याद रखिएगा, ब्राह्मण थे, बाकी तो कुछ और थे, बाकी लोग अलग थे। इसमें सातवाहन सबसे प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, वंश। अब देखिए शुंग वंश, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कर्ण वंश, अंतिम शुंग वंश शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की तथा 75 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश की नींव रखी। ठीक है,
इसमें केवल 4 शासक ही हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या 30 ईस्वी पूर्व में सिमुक द्वारा कर दी गई। देखिए सब लोग हत्या कर करके ही आगे वंश बढ़ता गया, राजा बनते चले गए। अब ये देखिए सातवाहन वंश लगभग 30 ईस्वी पूर्व से 203 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसके शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का भी नाम अंकित कराया। तो कई बार सवाल है किस वंश ने अपने नाम के साथ माता का भी नाम अंकित कराया, तो ये थे सातवाहन वंश, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इससे भी प्रश्न आते हैं। अब देखिए गुप्त काल जो है मैं बताया हूँ कि अभी इसके बाद में स्टार्ट करूँगा, ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा है, बता दूँ आपको। अब देखिए ये है, इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य विहारों का निर्माण हुआ। इनमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। अब पश्चिमोत्तर भारत की बात आगे। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जैसे हिंद यूनानी, शक, पल्लवा और कुषाण। सबसे अधिक विश्व ये विख्यात जो हुए वो हिंद यूनानी शासक मेनांडर हुआ। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी पंजाब में साकल थी, ठीक है। यूनानियों के बाद शक आए। शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। शक के बाद पल्लव ईरान से भारत में आए। वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के विभिन्न अंग बन गए। तो देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है कई लोगों को मिक्स करके बनी है। पल्लवों के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। वह इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध हुआ। पहला, कनिष्क ने 1878 ईस्वी पूर्व में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। ये अभी भी कैलेंडर बच्चों चलता है, जो हिंदी वाला चलता है हमारा, ये अभी भी चलता है। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी, कनिष्क ने इसे चलाया था शक संवत को, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बुद्ध संगति को भी आयोजित करवाया। इसी समय चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी गई, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, ठीक है। एक तो बौद्ध संगति वाला, चरक संहिता वाला, और ये शक संवत जो इसने चलाया वो वाला, ठीक है बच्चों। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।